गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? जो नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो लेक्चर बन रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप एनसीईआरटी को इंक्लूड करके जो चीज़ समझ में नहीं आए वो इस वीडियो लेक्चर से आप समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी आप साथ साथ पढ़ते रहें ताकि आपको ये क्या सिंपल लगेगा। इसमें अपन ने पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम अपन डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। तो अपन इसमें जो नंबर्स का जो पिरामिड है वो डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड है बायोमास पिरामिड, बायोमास जैव भार का पिरामिड। तो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो भी क्या होता है, इसके अंदर ये जो इकोसिस्टम होता है ये प्रत्येक पोषण स्तर, ईच जो ट्रॉफिक लेवल है उस ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? बायोमास को रिप्रेजेंट करता है ईच ट्रॉफिक लेवल पे। तो अधिकांशतः मैक्सिमम जो बायोमास पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। और इसके अंदर ये जो बायोमास के पिरामिड हैं ये क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, खड़ी फसल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक डायग्राम मैंने एनसीईआरटी का बनाया है। इसके अंदर देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर उनका बायोमास क्या होता है, जो ड्राई वेट है बायोमास उनका क्या होता है, अधिकतम होता है। उसके बाद प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो डिपेंड होते हैं किन पे, प्रोड्यूसर पे। और उनके अंदर जो बायोमास है वो क्या होता जाता है, कम डिक्रीज होता जाता है। टॉप कंज्यूमर के अंदर जो बायोमास है वो मिनिमम होता है। इसके अंदर अपन ऐसे भी बना सकते हैं इसको, जैसे ये पिरामिड मैंने बनाया तो इसके बेस में अपन किसको रखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक। और इसके अंदर यहाँ पर अपन जो ग्रास लैंड है उसका जो पिरामिड है वो बनाते हैं, बायोमास का जो पिरामिड बनाते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, सबसे जो बेस है इसका, इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं ग्रासेज। उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पर कौन होते हैं, हर्बीवोरस, जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेबिट। रेबिट क्या होता है, रेबिट की जगह आप कोई दूसरा एनिमल्स जो क्या है हर्बीवोरस है। उसके बाद इसमें आएगा जो कार्निवोरस होते हैं, जैसे आप इस पर कोई भी लिख सकते हो फॉक्स वगैरह। तो यहाँ पर अपन फॉक्स को ले लेते हैं और जो टॉप होता है उसको लोयन, ये लोयन। तो इसके अंदर देखो बायोमास क्या हो रहा है, जो ड्राई वेट है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसके अंदर अपन जैसे ट्री इकोसिस्टम में देखें, ये तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हो गया, क्या हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। और ट्री इकोसिस्टम में अगर अपन बायोमास देखते हैं तो वो भी उसके अंदर जो पिरामिड बनता है, जो स्ट्रक्चर बनती है वो भी क्या होती है, वो भी सीधा ही बनता है। उसको देखो अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो ट्री इकोसिस्टम है तो बायोमास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, ट्री के अंदर। ट्री के अंदर होगा कि नहीं होगा। फिर ट्री पे डिपेंडेंट करने वाले जो बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, बायोमास कम हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट किस पे कर रहे हो। तो यहाँ पर ट्री लिख सकते हैं अपन, ये ट्री। और यहाँ पर जो बर्ड्स है, बर्ड्स, और यहाँ पर पैरासाइट जो बर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, ये पैरासाइट। तो यहाँ पर ये हो गया ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम के अंदर, ट्री इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड है वो क्या आता है, सीधा आता है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, कौन सा, जलीय इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर बायोमास का जो पिरामिड होता है वो होता है उल्टा, वो जस्ट अपोजिट आता है। क्योंकि इसमें जो जो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो बायोमास का पिरामिड है, और जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये जो एक्वेटिक
इकोसिस्टम होता है, इसके अंदर बायोमास का जो पिरामिड है वो जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसके अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनका बायोमास क्या होता है? कम होता है। लेकिन उन फाइटोप्लैंक्टन पे जो डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होंगे बताओ? इसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है उस पे डिपेंड करने वाले जो होंगे वो क्या होंगे? जो उसके अंदर जो जूप्लैंक्टन होंगे और स्मॉल फिश और लार्ज फिश। तो ऐसे अपन देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बायोमास, जैव भार की जो मात्रा है वो बताओ ज्यादा कहाँ पे होगी? मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जो लार्ज फिश है उसके अंदर बायोमास ज्यादा होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर अपन पिरामिड जो बनाए तो कैसा बनेगा? जस्ट अपोजिट बनेगा, ये जस्ट उल्टा बनेगा। ये हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा? जस्ट उल्टा पिरामिड बनता है। या फिर इसको अपन जो समुद्र के अंदर जो बायोमास का जो पिरामिड है वो भी कैसा बनेगा? जस्ट अपोजिट बनेगा। क्यों बनता है? तो देखो इसके अंदर, समुद्र के अंदर क्या होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर बताओ कौन होते हैं? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेंट होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे? जूप्लैंक्टन। और इन पे जो डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो होंगे क्या? स्मॉल फिश और ये लार्ज फिश। तो यहां पर ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टॉप कंज्यूमर। तो इसमें जो ये जो मेराइन जो समुद्र का जो इकोसिस्टम है, समुद्री इकोसिस्टम के अंदर जो बायोमास का पिरामिड होता है वो जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका जो ड्राई वेट है वो क्या होता है? कम होता है। और फर्दर जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ड्राई वेट जो है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। एनिमल्स के नंबर भी बढ़ते जाते हैं और ड्राई वेट भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसलिए जो समुद्र का पिरामिड है उसके अंदर जो है ये बायोमास का जो पिरामिड है वो कैसा आता है? जस्ट अपोजिट आता है। ये हो गया बायोमास का पिरामिड। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं इसमें एक एनसीईआरटी के अंदर जो वो जो डायग्राम दे रखा है वो दे रखा है। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोमास का पिरामिड है वो ऐसे दिखा रखा है, और इसके अंदर यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन है उनके नंबर दिखा रखे हैं 4, और इन फाइटोप्लैंक्टन पे जो डिपेंड करने वाले जूप्लैंक्टन है वो कितने होंगे? 21। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाओ आप, इसके बाद जो है आएगा एनर्जी का पिरामिड। ये तो हो गया बायोमास का पिरामिड। अब नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसके अंदर आपको याद रखना है कि एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो फ्लो है, एनर्जी का जो फ्लो है वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता, वो लीनियर फॉर्म में होता है। और इसके लिए मैंने आपको एक रूल्स बताया था। जो रूल्स किसने दिया था? वो जो रूल दिया था लिंडमैन ने। वो 10% रूल्स के नाम से अपन उसको
10% रूल्स बोलते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी का फ्लो है वो लीनियर फॉर्म में होता है। जैसे प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो एनर्जी, ये प्राइमरी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और इस प्राइमरी प्रोड्यूसर पे जो डिपेंड करेंगे वो कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो ये जो एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है इकोसिस्टम में, फूड की फॉर्म में। तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, उस एनर्जी में से, जैसे मानो आपने इन्होंने क्या है जो 100% एनर्जी स्टोर की है, उनमें से ये 90% एनर्जी अपनी मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी में यूज कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है उस पर उसके पास ओनली 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। इसीलिए एनर्जी जो है वो जैसे डाउन टू अप जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए जो ट्रॉफिक लेवल होता है, ईच ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। तो इसके अंदर जो वो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑलवेज सीधा बनेगा। अब इसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी के पिरामिड हैं वो ऑलवेज सीधे होते हैं। चाहे वो पिरामिड आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में बनाएं, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में बनाएं, तो वो ऑलवेज कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, डाउन टू अप, या अपन बेस से टॉप पार्ट की तरफ जाते हैं, या बेस पे ट्रॉफिक लेवल जो है T1 से T4 तक एनर्जी का जो फ्लो होता है उसके अंदर 10% एनर्जी ही नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसके पास पहुंचती है। इसलिए ये जो पिरामिड होते हैं ऑलवेज कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। बस इसके अंदर अपन ने तीनों पिरामिड पढ़ लिए। अब अपन देखते हैं लिमिटेशन ऑफ पिरामिड। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, लिमिटेशन, इनकी क्या सीमाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या हैं किसकी, पिरामिड की जो लिमिटेशंस है वो क्या है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे फर्स्ट जो लिमिटेशन है कि पिरामिड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 या मोर देन 2 से ज्यादा वो जो ट्रॉफिक लेवल है उसके बारे में, उसके जो ट्रॉफिक लेवल से संबंधित जो स्पीसीज है उनके बारे में नहीं बताया जा सकता, उसका विवरण नहीं दिया जा सकता। उसके बाद इसके अंदर आता है नेक्स्ट लिमिटेशन कि इसमें जो फूड वेव है, जो फूड वेव बनता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। पिरामिड कभी भी फूड वेव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जो फूड वेव बनता है उसके बारे में कभी कोई इंफॉर्मेशन अपन पिरामिड से नहीं प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, थर्ड जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, मर्तोपजीवी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको इसके अंदर अपन पिरामिड के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। इसके बाद आता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप मैंने आपको बताई थी, खड़ी फसल क्या होती है, जो अपन बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल। खड़ी फसल क्या होती है, जो इसके अंदर अपन देखते हैं जो बायोमास अपन जिसको बोलते हैं वो क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप ही है। ये इसको अपन ऐसे समझते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिक या लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, और स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल। उसके बाद खड़ी फसल को अपन किस वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोमास। ये हो गया, और इसको बम्प कैलोरीमीटर से मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है वो बायो जियो केमिकल साइकिल। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो है बायो जियो केमिकल साइकिल। नेक्स्ट अपन इसके बाद देखते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल।
बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्कर, जैव भू रासायनिक चक्कर। दो, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, पोषक चक्कर या न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, या इसको अपन न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोल सकते हैं, पोषक चक्कर। अब ये पोषक चक्कर की इकोसिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, पोषक चक्कर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, कोई भी इकोसिस्टम है वो बगैर न्यूट्रिएंट्स के स्टेबल नहीं रह सकता। एक लिमिट टाइम उसके अंदर आपको इनपुट एनर्जी के साथ साथ, यहाँ इनपुट एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी, तो इनपुट एनर्जी के साथ साथ इकोसिस्टम के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है न्यूट्रिएंट्स की। जो पोषक तत्व होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट एक इकोसिस्टम में ऑलवेज पाई जाती है। तो इसको ऐसे समझो कि इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो कंटिन्यूटी, जो ग्रोथ हो रही है, उनके अंदर जो प्रजनन या जो जितनी भी डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेटिव रिएक्शन हो रही है, वो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पर जो है उनको न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, पोषक तत्वों से प्रॉपर मिलता रहना चाहिए। नहीं तो वो इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ट्रॉफिक लेवल है, उनके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, तो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा या इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। अब इकोसिस्टम के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट है ये किस फॉर्म में जाता है, कैसे जाता है, तो इकोसिस्टम में जो विभिन्न जो घटक, जो कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस हैं, तो जितने भी घटक होते हैं उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, मीडियम का काम करते हैं। किस चीज का मीडियम का, वो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, उनकी गतिशीलता को बनाए रखने का काम करते हैं, जो इकोसिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उनकी गतिशीलता ही क्या कहलाती है, पोषक चक्कर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं, एक इकोसिस्टम में विभिन्न घटकों के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट है उनकी जो गतिशीलता होती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पोषक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है या ये जो पोषक चक्कर होता है, ये पोषक चक्कर न्यूट्रिएंट साइकिल कितने टाइप के होते हैं, मेनली ये मुख्य रूप से टू टाइप्स के होते हैं। मेनली दो प्रकार की जो पोषक साइकिल होती है वो नेचर में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर पहला जो है वो होता है गैसियस प्रकार का चक्कर या गैसियस साइकिल। तो पहले अपन देखेंगे, पहला जो है गैसियस साइकिल, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं उसको अपन बोलेंगे सेडिमेंट्री या अवसादी चक्कर। उसको अपन क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री या अवसादी चक्कर। तो इसको 1 बाय 1 करके अपन देखते हैं। तो अपन इसमें देख रहे थे बायोजियोकेमिकल साइकिल, या इसको अपन न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पोषक जो तत्व होते हैं, वो साइक्लिक फॉर्म में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और इनके गतिशीलता जो होती है वो इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, जो घटक है, वो इसके क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, और ये साइकिल ऑलवेज इकोसिस्टम के अंदर रन करता रहता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, मेनली 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट साइकिल अपन इसके अंदर देखते हैं। 2 प्रकार के पोषक चक्र पाए जाते हैं। पहला तो क्या होता है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल या गैसियस साइकिल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जैसे जो गैस है वो साइक्लिक फॉर्म में रन करती रहती है इकोसिस्टम में। इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में क्या होती है, इसके अंदर साइकिल बनता है न्यूट्रिएंट से। ये जो पोषक चक्र
जो है इसके अंदर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ये चक्कर चलता रहता है। दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी चक्कर। इसको क्या बोलेंगे? अवसादी चक्कर। अवसादी चक्कर जो है इसको जैसे जो सल्फर है, जो फॉस्फोरस है, इनका जो साइकिल है उसी को अपन क्या बोलेंगे? अवसादी चक्कर। और ये जो अवसादी चक्कर है ये कहाँ मिलेगा? अर्थ क्रस्ट पे, जो अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर ये पाया जाता है। और जो गैसियस चक्कर है वो एनवायरनमेंट में कहाँ पर मिलते हैं? इनका जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो होता है, गैस का जो स्टोरेज है वो क्या अर्थ होती है क्या? वो होता है इन्वायरमेंट, वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर मैक्सिमम गैसेस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल तो आपने 11th में पढ़ा होगा। उसके बाद में इसको कार्बन साइकिल है जो आपके इसके 12th के एनसीईआरटी में कार्बन साइकिल दे रखा है, उसका मैंने ये रफली डायग्राम बनाया है। इससे अपन कार्बन साइकिल को समझते हैं। अब कार्बन साइकिल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो कार्बन साइकिल जो है, कार्बन जो होता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर। 65 से 70% बॉडी के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। वाटर के बाद जो सेकंड नंबर पे जो कंपोनेंट आता है, जो तत्व आता है, वो क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन जो है इसकी प्रतिशत मात्रा अपन देखें तो ये बॉडी के अंदर 49% अमाउंट में कार्बन पाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर। इसके बाद अपन देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन का जो टोटल अमाउंट है वो है 71%। वायुमंडल के अंदर जो टोटल कार्बन का अमाउंट है वो 70% कहाँ से आता है? समुंदर से। मतलब टोटल 100% में से 71% कार्बन कहाँ पे है? वो जो ये समुंदर का जो पानी है उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में विद्यमान रहता है। ये वायुमंडल में CO2 की मात्रा को भी क्या करता है? नियमित करता है, रेगुलेट करता है। तो टोटल जो कार्बन है वायुमंडल में उसका 71% कहाँ पे पाया जाता है? समुंदर के पानी में, मेराइन वाटर में। और ये वायुमंडल की CO2 को क्या करता है, या वायुमंडल के अंदर जो कार्बन है उसकी मात्रा को रेगुलेट करता है। और इसके अंदर ये जो अपनी जो भूमंडल है, भूमंडल में जो कार्बन का केवल 1% ही अमाउंट पाया जाता है वायुमंडल के कंपैरिजन में। उसके बाद देखो कार्बन चक्कर वायुमंडल तथा जीवित एवं मृत जीवों, कार्बन साइकिल जो है वायुमंडल और जीवित जीवों और मृत जीवों के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके थ्रू कार्बन साइकिल क्या करता है? रन करता है। और अब इसमें आपके एक एनसीईआरटी की लाइन है, उसके अंदर दे रखा है कि 1 ईयर्स के अंदर जो कार्बन फिक्सेशन होता है, 1 साल के अंदर जो कार्बन फिक्सेशन होता है उसका अमाउंट 4 इंटू 10⁻30 किलोग्राम माना गया है। इतना 1 साल के अंदर कार्बन का फिक्सेशन कौन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो ग्रीन प्लांट है वो 1 साल में इतनी कार्बन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। किस फॉर्म में फिक्स करेंगे? ग्लूकोज के फॉर्म में इसको C6H12O6 के फॉर्म में कार्बन को क्या कर देते हैं? 1 साल में इतनी कार्बन को फिक्स कर देते हैं। और ये कार्बन फिर आगे क्या यूज होता है इसका? जो एनिमल्स है वो इसको फूड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या एक फूड की फॉर्म में लेते हैं। इस प्रकार फिर ये कार्बन रन करता है वायुमंडल में साइक्लिक फॉर्म में। अब इसमें देखो जो कार्बन का जो चक्र है ये इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसको आपको समझना है। देखो ये क्या है? वायुमंडलीय कार्बन। वायुमंडल में कार्बन किस फॉर्म में रहेगा?
CO2 के फॉर्म में। CO2 के फॉर्म में वायुमंडल के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अब इस कार्बन को प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के जब भी इनमें फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट ने इनको एब्जॉर्ब किया और किसका फॉर्मेशन किया, ग्लूकोज का। कार्बन को इन्होंने फिक्स कर दिया ग्लूकोज की फॉर्म में या फूड की फॉर्म में। अब यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर जो कंडीशन बनती है, या तो इस कार्बन को क्या करें, एनिमल फूड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करें, फूड की फॉर्म में ग्रहण करें, और जब उस एनिमल्स के अंदर ये जो फूड की फॉर्म के अंदर कार्बन आया है तो ये इस फूड को क्या करेंगे, इसका डाइजेशन करेंगे। और डाइजेशन जब होता है तो रेस्पायरेशन के थ्रू होता है, और ये रेस्पायरेशन में क्या करेंगे, CO2 को रिलीज कर देंगे और वापस CO2 कहाँ आ जाएगी, एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो ये एक साइकिल बन गया। नेक्स्ट देखो, मानो कि ये प्लांट है, ये प्लांट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसका क्या बन जाएगा, अपरद, डेट्राइटस बन जाएगा। अब डेट्राइटस के अंदर भी कार्बन का अमाउंट तो प्रेजेंट है ना भाई। तो ये जो कार्बन है, अब इस कार्बन को डिकम्पोजिशन के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। मिट्टी के अंदर ये घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, सॉइल सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस डिकम्पोजिशन जो होते हैं, डिकम्पोजिशन जो करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, ये इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर में जितनी भी कार्बन है उसको सॉइल के अंदर रिलीज कर देंगे। अब इस सॉइल सॉल्यूशन में कार्बन क्या है, प्रेजेंट है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कार्बन का यूज रेस्पायरेशन के थ्रू करेंगे और CO2 की फॉर्म में इसको रिलीज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि प्लांट जो है खुद भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। और जैसे इनकी रूट है, रूट के अंदर जो सेल्स है वो रेस्पायरेशन करती है, तो क्या करती है, मिट्टी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। और इस CO2 कंसंट्रेशन को रेस्पायरेशन बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये कहाँ चली जाती है, वापस इन्वायरमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर ये साइकिल हो गया, एक ये साइकिल हो गया, एक ये साइकिल हो गया, एक ये साइकिल हो गया। अब ये साइकिल क्या है, समानांतर पैरेलल चलते रहते हैं। अब ये प्लांट जो है इसका क्या हो, ये जो प्लांट है ये क्या है, जीवाश्म फ्यूल। जैसे प्लांट क्या हो गया कि मिट्टी के अंदर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, लिविंग कंडीशन में था, तो इसका क्या बन जाएगा, फॉसिल्स बन जाएगा। और वो फॉसिल जो है फ्यूल के फॉर्म में अपने को मिलता है। और जब अपन इनकी बर्निंग जलाते हैं फॉसिल्स को, जैसे पेट्रोलियम जितने भी है, पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, उसको अपन बर्निंग कंडीशन में जैसे जलाते हैं तो CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। इस प्रकार से ये कार्बन साइकिल इन्वायरमेंट में चलता रहता है। और इसका कार्बन चक्कर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है ह्यूमन का। ये जो ह्यूमन बींग्स है ये कार्बन साइकिल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि मानो कि जितने भी जंगल्स वगैरह इनको जला दिया जाता है तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो जीवाश्म ईंधन है उसको भी CO2, जीवाश्म ईंधन को सबसे ज़्यादा बर्निंग ह्यूमन बींग्स के थ्रू किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में CO2 इन्वायरमेंट में क्या होती है, रिलीज होती है। इसके बाद ये हो गया आपके कार्बन साइकिल। सेकंड जो अपन देखते हैं वो होता है सेडिमेंट्री या अवसादी चक्कर। सेडिमेंट्री या अवसादी चक्कर, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, उसको अपन बोलते हैं खनिज चक्कर। क्या बोलेंगे, खनिज चक्कर। सेडिमेंट्री चक्कर या अवसादी चक्कर या सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्कर या खनिज चक्कर। खनिज चक्कर जो होता है ये, इसमें अपन खनिजों का जो मुख्य सोर्स होता है वो क्या होता है, जितने भी जो खनिज होते हैं उसका मुख्य सोर्स होता है चट्टाने, रॉक्स वगैरह जो होती हैं वो उसका मुख्य सोर्स होता है। जिसके अंदर अब इस खनिज चक्कर के अंदर जैसे फास्फोरस और सल्फर साइकिल अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर फॉस्फोरस साइकिल, इसके अंदर फॉस्फोरस साइकिल देखेंगे। फॉस्फोरस जो होता है ये खनिज चक्कर के अंदर विस्कोपन, ये फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है, सबसे मेनली बात ये है कि ये जो फॉस्फोरस है ये चट्टानों के अंदर
ये जो फॉस्फोरस है, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फोरस की फॉर्म में चट्टानों के अंदर स्टोर होता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में चट्टानों के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। इसके बाद फॉस्फोरस और कहाँ मिलता है? ये फॉस्फेट की, ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोरस की फॉर्म में चट्टानों के अंदर मिलता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है, जैसे अपनी जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, उसके अंदर भी फॉस्फेट पाया जाता है। जो बायो मेम्ब्रेन है, जो जैविक झिल्लियां हैं, जो उसके अंदर भी क्या है? फॉस्फोरस पाया जाता है। उसके बाद जो सेलुलर रेस्पायरेशन या सेलुलर एनर्जी, जैसे एटीपी वगैरह, जो सेलुलर एनर्जी के फॉर्म के अंदर भी, एटीपी के अंदर भी फॉस्फोरस पाया जाता है। तो ये जो फॉस्फोरस है, ये जब चट्टाने जो है उनका डीके होता है, अपक्षयित होती है, तो ये फॉस्फोरस ये इसकी कुछ मात्रा फॉस्फेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? फॉस्फेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में कहां पर आ जाती है? सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर आ जाती है। और उस मिट्टी में ये क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। जब ये फॉस्फेट जो है ये मिट्टी में जब डिजोल्व हो जाता है, तो इसका एब्जॉर्ब कौन करते हैं? फॉस्फोरस के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अब ये प्लांट के थ्रू, जैसे ये फॉस्फेट था, ये फॉस्फेट फॉस्फोरस की फॉर्म में चट्टानों में था, और चट्टानों का जब क्या हुआ? अपक्षयित हुई, वेदरिंग जो प्रोसेस हुआ, उससे फॉस्फोरस कहाँ गया? सोइल सॉल्यूशन बन गया। अब ये सोइल सॉल्यूशन कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। प्लांट को फूड की फॉर्म में एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स फूड की फॉर्म में लेते हैं, और जितने भी हर्बीवोरस जो एनिमल्स है वो प्लांट को क्या करते हैं? फूड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या ग्रहण करते हैं, और ये उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स है, वो उनके ऊपर कौन डिपेंड होंगे? कार्निवोरस। क्या होंगे? कार्निवोरस एनिमल्स। अब ये जो फॉस्फोरस है, ये जो हर्बीवोरस से कहाँ ट्रांसफर हो गया? कार्निवोरस में। अब कार्निवोरस जो है, इनको जो कार्निवोरस है, इनकी जब डेथ होती है तो ये फॉस्फोरस क्या होगा? इनकी बॉडी में स्टोर है, और इनके ऊपर क्या है? कौन रिएक्शन करेंगे? जो डीकम्पोजर्स हैं वो इसको वापस सोइल के अंदर रिलीज कर देंगे, और सोइल में आने के बाद ये वापस कहाँ चला जाएगा? प्लांट में। ऐसे फॉस्फोरस साइकिल चलती रहती है। और कार्बन चक्कर जो होता है, कार्बन साइकिल जो होता है, वो इन्वायरमेंट में फॉस्फोरस, जो कार्बन साइकिल है, वो इन्वायरमेंट में फॉस्फोरस को कार्बन साइकिल की तरह मुक्त नहीं किया जाता है। फॉस्फोरस जो साइकिल है, इसी को अपन ने क्या बोला? सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्कर। तो इसका रफली अपन डायग्राम एक बार बना के देखते हैं कि साहब फॉस्फोरस साइकिल कैसे रन करता है अर्थ के ऊपर, इन्वायरमेंट में फॉस्फोरस साइकिल का क्या यूज होता है। तो फॉस्फोरस साइकिल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, फिर आप इसको ध्यान से समझना। तो ये मैंने आपको बताया सेडिमेंट्री या अवसादी चक्कर या खनिज चक्कर या मिनरल साइकिल। तो इसमें अपन फॉस्फोरस साइकिल देखते हैं। अब फॉस्फोरस जो है इन्वायरमेंट में कार्बन तो CO2 की फॉर्म में अपन रेस्पायरेशन के थ्रू क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। लेकिन फॉस्फोरस को अपन रेस्पायरेशन के थ्रू मुक्त या रिलीज नहीं कर सकते। तो देखो फॉस्फोरस का या जो मिनरल्स है, जो खनिजों का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होती है? रॉक से चट्टाने या चट्टानी जो खनिज है, चट्टानी खनिज जो है उस वो क्या है? रॉक से बाहर निकलता है, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अपक्षय वेदरिंग प्रोसेस। इसको अपन दूसरा नाम बोलते हैं अपक्षयित वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू ये जो रॉक्स है, जो चट्टान है, जैसे ये कोई चट्टान थी,
अब इस चट्टान के अंदर क्या है, फॉस्फेट की फॉर्म, जो फॉस्फेट है वो प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस यहाँ पर पाया जाता है। और जब इसकी वेदरिंग होती है, जब ये स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होती है, अपक्षयित होती है, टूटती है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सॉइल के अंदर ये फॉस्फोरस आ गया। ये फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल सॉइल सॉल्यूशन में आ गए। अब यहाँ पर कोई प्लांट है, वो प्लांट इसको क्या करेगा, वो प्लांट क्या करेगा, इसको अपटेक, प्लांट इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट हैं ये इस फॉस्फोरस को क्या करेंगे, फॉस्फोरस जो है इसको PO4 -3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। तो ये जो फॉस्फोरस है प्रोड्यूसर के अंदर आ गया। अब इस फॉस्फोरस, इस प्रोड्यूसर का यूज क्या है, फूड की फॉर्म में क्या करेंगे, कंज्यूमर, उपभोक्ता जितने भी हर्बीवोरस है, और इनडायरेक्टली क्या है, जो कार्निवोरस है वो भी क्या है, इन्हीं प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। तो फॉस्फोरस यहाँ से कंज्यूमर में आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टॉप कंज्यूमर के अंदर फॉस्फोरस यहाँ इंटर कर गया। अब क्या होगा, जैसे ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर जो है इनकी क्या होगी, डेथ होगी, और डेथ होगी तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, अपरद, डेट्राइट्स बनेगा। और डेट्राइट्स जो बनेगा उसके ऊपर कौन काम करेंगे, डीकम्पोजर, जो बैक्टीरिया, फंजाई है, वो वापस फॉस्फोरस को कहाँ डाल देंगे, सॉइल सॉल्यूशन में। फिर प्लांट अपटेक करेंगे। अब और क्या होगा, ये प्लांट के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाए, उससे जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको अपन लीटर बोलते हैं, और लीटर जो है उसी से क्या बनता है, लीटर ही क्या है, डेट्राइटस या अपरद है। और इसके ऊपर क्या करेंगे, डीकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, और ये सॉइल सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और यहाँ प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। अब ये जो रन ऑफ है ना, इसके अंदर देखो ये समझने वाली चीज है कि ये जो फॉस्फोरस है, जैसे कुछ फॉस्फोरस है, कैल्शियम्स है, ये क्या करते हैं, इस साइकिल से बाहर निकल जाता है। कुछ अमाउंट में जो फॉस्फोरस, जो कैल्शियम, ये वाटर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, समुंदर के अंदर, समुंदर में चला जाता है। वाटर के थ्रू इस साइकिल से कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस और कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, समुंदर के पानी में चला जाता है, और वो साइकिल से हमेशा के लिए कहाँ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और समुंदर में क्या बन जाती है, उसकी चट्टानें बन जाती हैं, और चट्टानों में रूपांतरित हो जाता है, और लंबे समय तक वो साइकिल के अंदर नहीं आ पाता। इसीलिए इस साइकिल को अपन और क्या बोल सकते हैं, अवसादी चक्र, और क्या बोल सकते हैं, अवसादी चक्र। तो ये क्या है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉस्फोरस साइकिल को रिप्रेजेंट अपन ने किया है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर फॉस्फोरस साइकिल कैसे रन करती है ये मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल जो है, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल में डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो वन बाय वन अपन करके देखते हैं। तो पहला तो ये है कि जो वायुमंडल है उसके अंदर जो बारिश होती है, बारिश के थ्रू वायुमंडल में फॉस्फोरस का क्या है, जो इनपुट है वायुमंडल में, जो फॉस्फोरस है वो बारिश के थ्रू उसका कम इनपुट होता है, जबकि कार्बन का ज्यादा इनपुट या ज्यादा संग्रहित होता है। पहला तो ये। दूसरा, जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो इन्वायरमेंट है, उनके बीच में फॉस्फोरस का गैसीय विनिमय, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जीव हैं और जो इन्वायरमेंट है, उनके बीच में फॉस्फोरस का गैसीय विनिमय नहीं पाया जाता, जबकि कार्बन का तो गैसीय विनिमय CO2 की फॉर्म में पाया जाता है। गैसीय फॉर्म में एक्सचेंज होता रहता है। और फॉस्फोरस साइकिल जो है उसको अपन सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं, थर्ड, जबकि कार्बन साइकिल को अपन गैसियस साइकिल कहते हैं। ये तीन डिफरेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है इकोसिस्टम के अंदर वो है
इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, अनुक्रमण क्या होता है वो अपन इसके अंदर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो अनुक्रमण क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो समुदाय होता है, जो कम्युनिटी होती है, जो इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। लेकिन ये जो इकोसिस्टम बना है ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से बना है। इसके अंदर ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आए कहां से? पहले ऐसे मान सकते हैं अपन कि कोई ऐसा एरिया लेते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म वन बाय वन करके डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रमण, सक्सेशन। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो अनुक्रमण होता है, ये जो बायोटिक इकोसिस्टम होता है ये कभी स्थायी नहीं होता। बायोटिक जो इकोसिस्टम होता है, जो जैविक पारितंत्र होता है, वो कभी स्थायी नहीं होता। उसके अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आती रहती है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रमण। अनुक्रमण जो होता है ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये अपन एक बार इसको देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है।